दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक पिता अपनी 12 से 13 साल की बेटी को लेकर लखनऊ जा रहे थे। तभी रास्ते में बलरामपुर पड़ता है। बलरामपुर आते ही बेटी जो कि पिता से कहती है, पिता यहीं पर गाड़ी रोको, आप आगे कहाँ जा रहे हैं? ये मेरा गांव है, मैं यहीं खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। ये बात सुनकर पिता हैरान रह जाते हैं कि ना तो मैं इस गांव में कभी आया हूँ और ना ही मेरी बेटी आई है और ना ही हमारा कोई रिश्तेदार इस गांव में रहता है, तो ये ऐसे क्यों कह रही है? बेटी जिद करती है, कहती है कि पिताजी यहीं पर गाड़ी रोक दो, मुझे गांव देखना है, मुझे अपने गांव में घूमना है, मुझे यहीं रहना है। ये सब बातें गांव वाले सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो कि बेटी को लेकर जबरदस्ती जा रहा है और बेटी रो रही है, कह रही है कि मेरा यही गांव है और मैं यहीं रहूंगी। गांव वालों को लगता है कि ये जो व्यक्ति है इस बेटी को जबरदस्ती किडनैप करके ले जा रहा है। तभी गांव वाले उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं और गाड़ी को रुकवा कर उस व्यक्ति को बाहर आने को कहते हैं। जब व्यक्ति बाहर आया तो वो कहते हैं, क्यों तुम बेटी को किडनैप करके क्यों ले जा रहे हो और इसकी पिटाई करो? तो बाप तेजी से चिल्लाकर अपनी बेटी से कहता है कि बेटी ये सब क्या कर रही हो और मुझे पिटवाओगी क्या? इनको बोलो ना कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन बेटी कुछ नहीं बोलती है। बेटी सिर्फ एक ही रट लगाए हुए है कि मुझे गांव घूमना है और ये मेरा गांव है। दोस्तों, ये क्या है पूरी सच्ची कहानी? इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस कहानी में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये बेटी ऐसा क्यों कह रही है। तो चलिए, इस कहानी को जानने के लिए हमें इसके कुछ पीछे की कहानी जानना होगा और समझना होगा। तो चलिए हम इसके कहानी के इतिहास में झांकने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। बलरामपुर में एक व्यक्ति रहते जिनका नाम कमल चौधरी और उनकी एक बेटी जिसका नाम पुष्पा। माँ नहीं थी, बेटी को जन्म देते ही माँ दुनिया से जा चुकी थी। कमल चौधरी का एक भाई था जिसे कमल चौधरी बेहद प्यार करता था। इतना प्यार तो शायद कोई और अपने भाई से नहीं करता होगा कमल चौधरी जितना अपने बड़े भाई से प्यार करता था। जिंदगी अच्छी तो नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि जो कमल चौधरी था उसने किसी दबंग आदमी से, पैसे वाले आदमी से पैसे ले रखे थे, जिससे वो तगादा करने हमेशा कमल चौधरी के पास आया करता और उसे परेशान किया करता। कमल चौधरी जो कि खेती किसानी करके अपना घर चलाता था, उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि जिससे पैसे लिए हैं उनके पैसे वापस कर सके। उसकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जो उसका बड़ा भाई था, उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था जो कि निकम्मा, कुछ काम काज नहीं किया करता था, उससे कोई काम ठीक से नहीं होता था। पुष्पा जो कि सारे घर का काम किया करती, अपने ताई जी का हाथ बटाया करती, दोपहर में अपने पिता को खेतों में भोजन लेकर पुष्पा जाया करती थी। कमल चौधरी एक दिन खेतों में काम कर रहा था। कमल चौधरी को मिट्टी चाहिए थी अपने खेतों में डालने के लिए, तो मिट्टी का प्रबंध करने के लिए वो एक दूसरी जगह खुदाई करने लगा। उसने खुदाई की। उसको खुदाई करते करते ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ है और उसने खुदाई करके उसको निकाला। जब उसने निकाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें एक मटका निकला जो कि पीतल का था और उसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के, कुछ आभूषण भरे हुए थे। ये सब देख कमल चौधरी का खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ही उस मटके को वहीं पर मिट्टी से दबा दिया, क्योंकि दोस्तों अगर किसी को पता चल जाता तो ये जो सोना है वो सारे लोग लूट लेते और शायद अगर पुलिस वालों को पता चल जाता
तो उसका जो सोने का मटका है उसको पुलिस वाले अपने कब्जे में ले लेते। इसलिए उसने तुरंत ही उस मटके को मिट्टी में दबाकर और जो भी काम कर रहा था उस काम को छोड़कर तुरंत ही घर आकर अपने बड़े भाई से उसने बताया। बड़े भाई ने कहा कि हम रात में इस मटके को लेने चलेंगे। रात का इंतजार हुआ और कमल चौधरी अपने भाई के साथ खेतों में पहुंचा। खेतों में पहुंचकर उस मटके को निकाल कर उस मटके को घर ले गए। कमल चौधरी का भाई जो कि ये देखकर बेहद हैरान था कि इतना सारा सोना और सिक्के हमें मिल चुके हैं, हम अमीर हो गए हैं। कमल चौधरी के सर से काफी बोझ हल्का हो गया था, वो भी बेहद खुश था। अब उसको जो ये चिंता सताए जा रही थी कि घर में पैसे नहीं हैं, बेटी की शादी करनी है, तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और जिससे पैसे लिए हैं उसको भी ये पैसे देकर उसका सारा पैसा चुकता कर दूंगा। कमल चौधरी चैन की नींद सो गया, लेकिन उसका जो बड़ा भाई था उसे नींद नहीं आ रही थी। कमल चौधरी को भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज सुकून था उसको, क्योंकि उसको भी चिंता थी कि कोई मटका ले ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। इसलिए वो भी लेटा हुआ था, नींद में था, लेकिन वो गहरी नींद नहीं सो रहा था। तभी जो कि कमल चौधरी के जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी ने उसके भाई के कान भरने शुरू कर दिए कि मटके में जो सोना है, इतना सारा सोना, वो सारा आधा बढ़ जाएगा, तुम्हारा भाई इस सोने को आधा ले लेगा। तो ऐसा करो कि तुम अपने भाई को ही निपटा दो, तो जो ये सारा मटके के सिक्के और चांदी है, जो आभूषण है, वो सारे हमारे हो जाएंगे। कमल चौधरी के भाई ने और उसकी पत्नी ने अब उसे मारने का फैसला कर लिया था। 2 दिन बाद रात को बड़ी तेजी से आवाज हुई, जिस आवाज से पुष्पा की नींद खुल गई। पुष्पा ने देखा कि मेरे पिता को मेरे ही ताऊजी ने और ताई जी ने मिलकर मार दिया है। पुष्पा सोने का नाटक करने लगी। अगर उनको पता चल जाता तो पुष्पा को भी मार देती। इसलिए पुष्पा लेटी तो है, लेकिन बार बार देख रही है कि आखिर ताऊ जी और ताई जी मेरे पिता के साथ कर क्या रहे हैं। उन्होंने कमल चौधरी को मार कर खेतों में ले गए। पुष्पा भी दबे पांवों से उसके पीछे पीछे खेतों तक पहुंच गई। छुपकर देखने लगी तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में उसके पिता को दफन कर दिया। दफन करते समय पुष्पा जो कि रो रही थी और उसकी सिसकियों की आवाज कमल चौधरी के भाई तक पहुंच गई। जब उन्होंने देखा तो पुष्पा वहीं पर खड़ी हुई रो रही थी। पुष्पा को भी पकड़ा और दोनों ने पुष्पा को भी मार दिया और बाप के पास ही बेटी को दफन कर दिया। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता रहा। 2010 में धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता रहा। 2010 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म से माँ बाप बेहद खुश। उन्होंने दावत रखी, बेटी का नामकरण कराया। बेटी का नाम रखा गया आरोही। आरोही के माँ बाप बेटी को पाकर बेहद खुश थे। धीरे धीरे आरोही बड़ी होती गई। जैसे ही आरोही बड़ी होती गई उसके स्वभाव में बदलाव आता गया। आरोही गुमसुम सी रहती, कभी तो रातों में रोया करती, नींद से जग जाती और बार बार एक ही बात कहती कि मेरे पिता को मार दिया, मेरे पिता को दफन कर दिया। आरोही को पानी से बेहद डर लगता। जब भी वो पानी के पास जाती तो कहती, पिताजी मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। पानी से बहुत डरा करती थी आरोही। आरोही के पिता सरकारी नौकरी में थे। ऐसे ही समय गुजरता रहा और कुछ दिनों बाद आरोही अब 12 से 13 साल की हो गई और ऐसी ही वो हरकत
हमेशा करती थी। आरोही के पिता का ट्रांसफर हुआ लखनऊ। पिता ने सोचा कि बेटी को लखनऊ ले जाएंगे तो ये जो हरकत करती है शायद वो बंद हो जाए। पिता अपनी बेटी को लेकर लखनऊ जा रहे थे, तभी रास्ते में बलरामपुर गांव पड़ा। बलरामपुर देखते ही आरोही जोर जोर से कहने लगी कि पिताजी यहीं पर गाड़ी रोको, ये मेरा गांव है, मैं यहीं रहती थी, मैं यहीं खेल कर बड़ी हुई हूँ, मुझे यहीं रहना है, मुझे गांव देखना है। ये सब सुन पिता हैरान थे कि ना तो यहाँ पर आरोही कभी आई है और ना मैं आया हूँ और ना ही हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ पर रहता है। लेकिन आरोही बार बार यही कह रही थी कि पिताजी गाड़ी रोको। गांव वाले खड़े सुन रहे थे, उन्हों को लगा कि ये जो व्यक्ति है इस बेटी को किडनैप करके लिए जा रहा है, इसलिए गांव वाले दौड़ कर आए और आगे खड़े होकर गाड़ी को रोककर उस व्यक्ति को बाहर निकाला और उससे कहने लगे कि तुम क्यों बेटी को किडनैप करके कहाँ लेके जा रहे हो, तुम कौन हो। देखते ही देखते वहां पर मेला सा लग गया। अब बेटी बार बार यही कह रही है कि मुझे यहीं रहना है और मेरे पिता यहाँ पर दफन है। सारे लोग सुन रहे हैं और उनको यही लग रहा है कि जब इसके पिता यहाँ पर दफन है तो ये इसका पिता कैसे हो सकता है, ये कोई किडनैपर है और बेटी को किडनैप करके ले जा रहा है। सारे लोग यही एक ही बात बोल रहे थे कि इसको मारो, ये किडनैपर है। तभी पिता बेटी को जोर से चिल्लाकर कहता है कि अभी तक तो तुम अजीब हरकतें करती थी, अब तो अजीब बातें भी कर रही हो, अब मुझे मरवाओगी क्या? क्यों नहीं बताती हो कि मैं तुम्हारा पति, क्यों नहीं बताती हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? आरोही ने कहा कि ये सच कह रहे हैं, ये मेरे पिता हैं। क्या आप सारे लोग भूल गए मैं कौन हूँ? आप लोग नहीं पहचान रहे? अपने पिता से कहती है कि इनसे पूछो कि क्या यहाँ पर कोई कमल चौधरी नाम का व्यक्ति रहता था। उनके पिता ने पूछा तो काफी लोग जो पहले के थे उन्होंने पहचान लिया और जो अभी नई पीढ़ी आ गई थी दोस्तों, वो पहचान नहीं पा रही थी। तो बेटी ने कहा कि पिता, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि आपको यकीन हो जाए, क्योंकि बेटी ने अभी तक ये नहीं बताया था कि मेरा पुनर्जन्म है, मैं पुष्पा हूँ या क्या। पिता अभी तक सदमे में थे कि ये बेटी आखिर कर क्या रही है। बेटी ने बताया लोगों से कि मैं पुष्पा हूँ, क्या आप मुझे भूल गए? मैं वही पुष्पा हूँ जो इस गांव में खेलकर बड़ी हुई। गांव वालों ने जो पहले के लोग थे उन्होंने पहचाना और कहा कि हाँ, यहाँ पर पुष्पा नाम की लड़की तो थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रहती है। पुष्पा ने कहा कि क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि पुष्पा कहाँ गई, उसके पिता कहाँ गए? तो उन्होंने बोला कि उनके भाई ने बताया था कि पुष्पा और उनके पिता शहर रहने चले गए हैं। पुष्पा अब अपने घर की तरफ चल दी और घर के पास जाकर देखा तो उसका जो ताऊजी था, ज्यादा बूढ़े तो नहीं हुए थे, ठीक ठाक थे। बेटा जो था उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बेटे हो चुके थे और उसके जो ताऊजी थे उसके बड़े ऐसो आराम ठाट बाट थे। बेटी ने ताली बजाकर सारे गांव वालों को अपनी तरफ किया, उनसे कहा कि क्या आप लोगों ने कभी नहीं पूछा कि पुष्पा और उसके पिता कहाँ गए? क्या आपको मेरी याद कभी नहीं आई है? गांव वालों ने कहा कि यही तो कह रहा था कि जो मेरा भाई है वो गांव गया है। तो पुष्पा ने कहा कि आपने इससे कभी ये भी नहीं पूछा कि इतनी धन दौलत, इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया? जो लोग किसी अमीर आदमी के, दबंग आदमी के पैसे भरा कर दे और अचानक से इनके पास इतना धन दौलत कहाँ से आ गया? तो गांव वालों ने बताया कि ये कहता था कि मेरे भाई को शहर में बहुत अच्छा काम मिल गया है और वहीं से वो पैसे भेजता है और गांव में वो वापस नहीं आना चाहता, क्योंकि इस गांव में लोगों ने उसे बहुत परेशान किया है। पुष्पा ने
अपने ताऊ जी के पास कहा, क्या अब तुम्हारे पैसे खत्म हो गए या अभी भी हैं? ये सब बात सुनकर ताऊ जी घबरा गया और खड़ा होकर कहने लगा कि ये सब क्या कर रहे। लड़की ने कहा कि मैं पुष्पा हूँ। उसने कहा, पुष्पा कैसे वापस आ सकती है? कोई मरकर भी भला वापस आ सकता है? तो बेटी बोली कि क्या अभी तो तुम कह रहे थे कि हम गांव गए हैं और अब तुम कैसे कहने लगे कि मरकर कोई जिंदा नहीं हो सकता, वापस नहीं आ सकता? ये सब बातें जब लड़की बोली तो ताऊ जी डर कर अंदर जाने लगे। बेटी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने मेरे पिता को मारा। ये सब बातें सुन गांव वाले सन्न रह गए। उन्हीं में से किसी एक ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने के बाद मामला बेहद बढ़ गया। पुलिस वाले लड़की से कहने लगे कि बेटा, तुम कौन हो और ये सब बातें क्यों कर रही हो, और क्या इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? बेटी ने कहा कि हाँ, अगर मैं आपको सबूत दूं तो क्या आप विश्वास मानेंगे? पुलिस ने कहा कि हाँ, अगर तुम सबूत दोगी तो हम कार्रवाई करेंगे और तुम्हारी बात को मानेंगे भी, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। बेटी ने कहा कि आइए मेरे पीछे पीछे। बेटी वहीं खेतों के पास पहुंची। अब तक काफी बदलाव हो चुका था। गांव की गलियों में जहां वो खेलती पानी भरा करती थी, वो गलियां भी बदल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने खेतों तक पहुंची और खेतों पर जाकर उसने बताया कि यहाँ पर मेरे पिता दफन है। और खोदने से पहले उसने बताया कि मेरे पिता के हाथों में 3 अंगूठी थी, क्योंकि जो मटके से सोना चांदी निकला था उसमें अंगूठी थी और उन अंगूठियों को मेरे पिता ने अपने हाथों में पहन लिया था। खुदाई शुरू हुई। चीजें कुछ इधर से उधर हो गई थी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद वहां से कुछ तो नहीं लेकिन कंकाल निकले। और कंकाल से देखा गया जो अंगूठी बताई गई थी वो अंगूठी भी वहां से निकली। 2 कंकाल निकले और ये सारी बात साबित हो गई। जो ये लड़की कह रही है वो सच है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि जब पुष्पा को दफन किया गया था तो वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। हल्की सांसें उसकी चल रही थी, लेकिन मिट्टी जब उसके ऊपर पड़ी तो वो तड़प तड़प कर दम घुट कर वो मर गई। जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो ये साबित हुआ कि पुष्पा जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो ये साबित हुआ कि जो ये आरोही कह रही है वो सत्य कह रही है। पुष्पा और उसके पिता का ही कंकाल है। पुलिस वालों ने कार्रवाई की और उसके ताऊ जी का धन जब्त किया। धन के नाम पर कुछ नहीं बचा था, क्योंकि अभी तक ताऊ जी ने सारा कुछ खर्च कर दिया था। कुछ सिक्के ताऊ जी के पास से मिले और आरोही को इंसाफ मिल गया। ताऊ जी के बेटे की इसमें कोई गलती नहीं थी। उसको तो पता भी नहीं था कि उसकी बहन को और जो उसके चाचा हैं उसको मारा है और दफन कर दिया है, इसलिए बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ताऊ जी और ताई जी पर कार्रवाई हुई। पुष्पा जो कि आरोही है अपने पिता को लेकर लखनऊ चली गई। जो भी भाई बहन हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी पर आपकी क्या राय है ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,